गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम पाठ 1 और पाठ 6 का दोहरान कार्य करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पाठ 1 आपका अभी समय है। स्मरणीय बिंदु, समय का सदुपयोग। बच्चों, ये जो कविता है इसमें आपको किस तरीके से समय के सदुपयोग के बारे में बताया गया है कि समय जो है वो किस तरीके से आपके साथ है और समय का हमें जितना हो सके उसका सदुपयोग करना चाहिए। कि जो अभी समय है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी आप अच्छा समय का जो तुम्हारे साथ चल रहा है उसका उपयोग करिए और उस काम को, जो आपको काम करना है, उसको मन लगाकर करिए। यहाँ भी ये बात, किसी भी उस पर शक पर मत रहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। काम को करने के लिए मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। पैराग्राफ 2 में जहां आपको बताया गया है समय व्यर्थ ना गवाएं। अब बताया है कि आने वाला जो समय है तो बीता जा रहा है, समय रुकता नहीं है किसी के लिए। समय जो आ रहा है वो बीता जा रहा है, इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाएं और समय को भी व्यर्थ ना गवाएं। जो भी समय आपके साथ है उस समय का उपयोग करते हुए हर काम को मन लगाकर करें और संसार में इस काम को करके जिस तरीके से बड़े हो रहे हैं हम, अपने आप को वहाँ पर एक जगह बनाकर बड़े होना है। अब आते हैं हम 3 पर, आलस का त्याग। सबसे बड़ी बात है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें आलस नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ बताया है कि परिश्रमी, उद्योगी का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि परिश्रमी को सभी जगह, जो परिश्रमी होता है, मेहनत करता है, उसे सभी जगह अच्छा समय मिलता है। कोई भी काम उसके लिए रुकता नहीं है, कोई भी समय उसके लिए बेकार नहीं होता, या कोई भी समय उसके लिए ऐसा नहीं होता कि जिसमें वे बैठ सके। परिश्रमी व्यक्ति यानी मेहनती व्यक्ति हर समय का उपयोग करने की कोशिश करता है। इसलिए जो समय नष्ट हो जाता है वो कभी भी किसी के लिए रुकेगा नहीं। इसलिए सुखी जो समय जा रहा है उसमें आपको अपना काम करके अपने आप को सुखी बनाना है। आलस को त्यागना है। साथ में बहाने बनाने का कोई समय नहीं है। इसलिए जो भी काम करना है आपको अभी करना है। अभी समय जो है वही आपके लिए एक अच्छा समय है। अब पैराग्राफ आपका 4, खोकर पछताना। यहाँ कवि कह रहा है ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, कि ऐसा अच्छा समय आपको कब मिलेगा। ये तो आपका अच्छा समय है। समय हरदम अच्छा होता है, कभी भी समय खराब नहीं होता। खोकर पीछे सदा, अगर आपने उसको खो दिया है तो आप सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं तुम क्यों कर जाते, कि ऐसा क्यों नहीं काम करते कि जिसमें तुम अपने आप को इस संसार में खुद भी सुखी हो और इस संसार को भी सुखी कर सको, संसार में अपना नाम कमा सको, वीरों की भांति इस संसार में अपने आप को खड़ा कर सको, वीरों की तरह आप अपने आप को इस संसार में एक स्थान दे सको। तो यहाँ समय जो है वो बीतता जा रहा है, समय को हमें खोना नहीं है। अच्छे समय को सोचकर या बुरे समय को सोचकर ये नहीं कहना है कि हमारा तो अभी समय अच्छा नहीं है, हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है। नहीं, समय जो है वो सभी अच्छा चल रहा है और समय कभी रुकता नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने पुस्तक कार्य पर। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 8, जहाँ पर हमारे मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। हम उस मौखिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, हमें किस काम में चित्त लगा देना चाहिए। चित्त का मतलब होता है मन। तो जो काम करना है, जो काम हमें करना है उसको हमें मन लगाकर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, अपने पर विश्वास करने से क्या भाग जाता है। संदेह। अगर हम में आत्मविश्वास होगा तो हम उस संदेह को, उस शक को हटा देंगे और अपने पर विश्वास करके उस काम को कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 3, क्या निरंतर टला जा रहा है। समय। समय कभी नहीं रुकता है और समय हरदम टला जा रहा है, यानी निकलता जा रहा है। प्रश्न नंबर 4, क्या समय को नष्ट करके कोई सुख पाता है। नहीं, अगर समय बीत जाएगा तो कोई भी सुखी नहीं। समय क्या है, किसी के लिए रुकता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, काम ना करने के बहाने कौन बनाता है। आलसी। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, काम को ना करने के तरह तरह के बहाने बनाते हैं, इसलिए आलसी व्यक्ति होते हैं जो काम नहीं करते हैं।
अब आ जाइए आप अपनी ही बुक के पेज नंबर 9 पर। इसमें देखिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आपकी बुक में कवि का नाम दिया हुआ है, तो ये कौन सी इस कविता के कवि कौन है? सियाराम शरण गुप्त। तो यहाँ राइट का निशान आएगा। ख, इस कविता में किसका महत्व बताया गया है? धन का, समय का, परिश्रम का? नहीं, क्योंकि समय के बारे में हम इस कविता के पढ़ रहे हैं, इसका पाठ का नाम भी समय है, तो हम यहाँ किसका महत्व समझ रहे हैं? हम समय का। तो यहाँ ऑप्शन में आपको राइट का निशान लगाना है, समय का। ग, कवि किसकी भांति खड़े हो जाने के लिए कहता है? वीर की, धीर की, गंभीर की? तो यहाँ दिया गया है आपके पैराग्राफ में कि वीर की भांति हमें अपने आप को खड़े होकर इस संसार में बताना है। तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वीर की भांति। घ, कोई भी काम करने के लिए हमें उसी में क्या लगा देना चाहिए? क्या लगाना है हमें? चित्त, आंखें, ज्ञान। तो मैंने भी आपको बताया था पैराग्राफ नंबर 1 में कि हमें मन लगाकर काम करना है। तो यहाँ चित्त, चित्त का मतलब मन, यानी मन लगाकर उस काम को करना चाहिए। अब आ जाते हैं इसी पेज पर, देखिए नीचे आपका प्रश्न नंबर 3 दिया है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, समय सदैव हमारी प्रतीक्षा करता है? नहीं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय कभी प्रतीक्षा नहीं करेगा, तो यहाँ आएगा नहीं। ख, हमें अपने पर सदा संदेह करना चाहिए? नहीं, हमें अपने पर आत्मविश्वास करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। ग, कुछ करके ही हम जग के बीच बड़े हो सकते हैं? हाँ, हम कुछ करके ही दिखा सकते हैं और संसार में अपना नाम कमा सकते हैं। घ, उद्योगी व्यक्ति सही समय न होने का बहाना नहीं बनाते? बिल्कुल सही। हाँ, उद्योगी यानी परिश्रमी व्यक्ति कभी भी समय नहीं है या समय सही नहीं है ये कहकर बहाने नहीं बनाते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम शब्दार्थ पर। सुयोग्य, अच्छा समय, अच्छा अवसर। नंबर 2 संदेह, संदेह का मतलब शक, अभी मैंने आपको बताया है। 3 पे आ गया व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब बेकार, बेकार में हमें समय को नहीं गंवाना है। 4 पे आ गया आपका नंबर 4 पे जग, जग का मतलब संसार। 5 पे सुसमय, सही समय या अच्छा समय। 6 पे आ गए हम सदा, सदा मतलब हमेशा, हमेशा अपने अच्छे समय के बारे में ही हमें सोचना चाहिए। अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न पर। प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, उद्योगी को हमेशा ही क्या उपलब्ध रहता है? यहाँ उद्योगी का मतलब मैंने क्या बताया था? जो परिश्रमी होते हैं। तो उत्तर, उद्योगी को हमेशा ही सुसमय, उनके लिए हमेशा सुसमय यानी अच्छा समय रहता है। जो परिश्रम करते हैं या परिश्रम करना चाहते हैं वो कभी भी इंतज़ार नहीं करते कि अब अभी हमारा समय अच्छा नहीं है, उनके लिए हर समय अच्छा समय होता है, तो उपलब्ध रहता है। उपलब्ध का मतलब हो गया कि अच्छा समय हरदम उनके पास होता है। 2, समय को गंवाने से क्या हानि होती है, मतलब क्या नुकसान होता है? उत्तर, समय को गंवाने से सदा पछताना पड़ता है। अगर आपने समय को गंवा दिया, जो समय चल रहा है उसमें वो कार्य नहीं किया, तो बाद में आपको उसके लिए पछताना ही पड़ेगा, यानी कि पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि वो समय लौट कर वापस नहीं आता है। 3, व्यक्ति बड़ा कब बन पाता है? उत्तर, जब व्यक्ति समय व्यर्थ ना करते हुए यानी कि समय को नष्ट ना करके जग में नाम कमाता है और जग में अपने आप को, संसार में, जग का मतलब यहाँ है संसार में अपने आप को स्थान देता है, अपने आप को ये करके बताता है कि मैं इस संसार में कुछ बनकर दिखाता है, तभी वे बड़ा बन पाता है और तभी वे बड़ा व्यक्ति या बड़ा बन पाता है। 4, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? अब उत्तर देखिए।
कवि कहना चाहता है कि समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, यानी समय को हमें व्यर्थ में, बेकार में नहीं गंवाना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अभी हमारा समय अच्छा नहीं है, जब अच्छा समय आएगा तब हम इस काम को करेंगे, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए यहाँ ये बताया है कि व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समय पर काम ना करने वाले सदा पछताते हैं। जो अपना काम समय पर नहीं करते हैं उन्हें बाद में पछताना ही पड़ता है। बच्चों, अब हम आ गए हैं पाठ 6 के दौरान पर, राष्ट्रीय पशु बाघ। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय पशु बाघ ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है और साथ में शक्तिशाली, निडर तथा फुर्तीला पशु है, और आज इसकी संख्या घटती जा रही है। इस घटती हुई संख्या को देखकर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और हमें भी इस और अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो पशु हैं ये हमारे राष्ट्र के धरोहर कहे जाते हैं। स्मरणीय बिंदु नंबर 1 पे है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ ये आप सभी जानते हैं, ये जो है एक चौकन्ना पशु है। चौकन्ना रहता है, संकट के समय हरदम सावधान रहता है, साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहता है या प्रयास करता रहता है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगा रहता है। प्रजाति इसे बिल्ली प्रजाति का जानवर कहा गया है। ये जानवर बहुत बड़ा होता है तथा इसके शरीर की बनावट और चाल बिल्ली की तरह होती है, और साथ में ये अंधेरे में भी बहुत ही दूर तक देख लेता है। इसके जो पंजे होते हैं वो गद्देदार होते हैं तथा नाखून बहुत ही तीखे यानी कि पैने होते हैं, तथा दबाव पड़ने पर जब वे चलता है और पैरों का जब दबाव आता है तो उसके पंजों के दबाव से नाखून यानी कि उसके जो नाखून हैं वो बाहर निकल आते हैं और उससे वे बहुत अच्छे से अपने शिकार को मार देता है या शिकार को चीर फाड़ देता है। बाघ मांसाहारी पशु है, ये आप सब जानते हैं कि बाघ जो है मांस खाता है, मांसाहारी पशु है, और ये इसके पसंदीदा जो जानवर हैं जिस पर ज़्यादा ये वार करता है या जिसे ज़्यादा खाना पसंद करता है उसमें है जंगली भैंसा, सूअर और हिरन। ये इसके पसंदीदा जानवर हैं। बाकी वे बंदर है, मेंढक है और भी जानवरों का शिकार कर लेता है, और शिकार करते समय आँख, कान और सूंघने की शक्ति इसकी बहुत तेज होती है। ये सूंघ कर ही ये अनुभव कर लेता है कि उसका शिकार कहाँ से कहाँ तक मतलब कि आ चुका है, या वो उसे एहसास हो जाता, अनुभव हो जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पर है जिस पे वे वार कर देता है। संरक्षित पशु, क्योंकि इसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है और ये जब अपना शिकार करता है तो जिस भी जानवर का शिकार करता है उसको ये सूंघ कर भी अनुभव कर लेता है, यानी कि उसे ले लेता है, और साथ में उसे अपने नाखूनों के द्वारा, और उसके दांत भी बड़े तीखे होते हैं, उसके द्वारा चीर फाड़ देता है। और एक और बात होती है कि बाघ कभी भी किसी और के शिकार किए हुए जानवर को नहीं खाता है। जब वो खुद स्वयं शिकार करता है तभी उसे वो खाता है। अब आ जाते हैं हम इसके संरक्षित पशु के रूप में। भारत सरकार ने इसे संरक्षित पशु के रूप में घोषित किया गया है। एक समय ऐसा था जब एशिया में आधे एशिया में बाघों की संख्या थी, लेकिन निरंतर इसकी संख्या घटती जा रही है, इसका क्षेत्र कम होता जा रहा है। साथ में इसके कम होने के कारण लोग इस वनों की अंधाधुंध कटाई, शेर का, बाघ का शिकार होना, ये जो है इसकी संख्या को घटाता जा रहा है, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकता है। पहले के समय में लोग बाघ का शिकार करके इसके नाखून, बाल और इसकी खाल का क्या करते थे, इसकी खाल को बेचते थे या बाहर उसे भेजा जाता था, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। कर्तव्य, अब हमें ये बताया गया है कि हमें किस तरीके से इसके शिकार को प्रतिबंधित करना है, और तो और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें भी इसके शिकार
पे जो लगी है उसमें सहयोग देना चाहिए। एक सरकार द्वारा उत्तराखंड में जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क और राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क द्वारा बाघ परियोजना में इन्हें शामिल कर दिया गया है और इन्हें संरक्षण भी दिया गया है। आज प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वह बाघ बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले और इसका प्रचार प्रसार करे और बाघ के शिकारियों को एवं उसकी खाल, दांत, नाखून आदि का व्यापार करने वालों को पकड़वाने में सरकार की सहायता करे। अर्थात हमें जो लोग इनका शिकार करते हैं उसके प्रतिबंध में सहयोग देना चाहिए। अब आ जाते हैं बच्चों हम इंटरनल क्वेश्चन पर। आप अपने बुक में पेज नंबर 41 ओपन करेंगे जिसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, बाघ के नाखून कैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है बाघ के नाखून अत्यधिक पैने, जिसे हम तीखे या पैने दोनों बोल सकते हैं। तो आप पेज नंबर 41 में देखिए, आपको सेकंड पैराग्राफ के नीचे दिखाई देगा ये लाइन, आप इसको रेखांकित कर लीजिए। बाघ के नाखून कैसे होते हैं? अत्यधिक पैने। प्रश्न नंबर 2, बाघ दूर से सूंघकर क्या अनुभव कर लेता है। पेज नंबर 41 पे ही आ जाइए, नीचे ही नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है अपने शिकार का, नीचे ही नीचे पैराग्राफ के अंदर जहां 41 पेज नंबर लिखा है वहीं लिखा हुआ है, आप इसे रेखांकित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3, बाघ परियोजना में शामिल नेशनल पार्क के नाम लिखिए। अभी अभी मैंने आपको बताया है, पेज नंबर 42 पे आ जाइए और नीचे ही नीचे सेकंड पैराग्राफ में दे रखे हैं इसमें जिम कार्बोनेट, बांधवगढ़, रणथंभौर, ये तीनों इसके उत्तर हैं। आप इन्हें रेखांकित करेंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। भारत के राष्ट्रीय पशु, आप अपने बुक में पेज नंबर 43 पे आएंगे। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? वो अभी हमने पढ़ लिया है, बाघ। प्रश्न नंबर 2, बाघ किस प्रजाति का पशु है? मैंने अभी आपको बताया था, बिल्ली प्रजाति का। प्रश्न नंबर 3, बाघ अधिकतर किस समय शिकार करता है? रात में। रात के अंधेरे में बाघ को बहुत साफ नजर आता है, दूर तक देख लेता है, इसलिए वह ज्यादातर रात के अंधेरे में शिकार करता है। प्रश्न नंबर 4, शिकार को चीरने फाड़ने में बाघ के कौन से अंग सहायक होते हैं? क्योंकि तीखे होते हैं पंजे और दांत, इसलिए वो जो भी शिकार करता है उसे अपने दांतों और पंजों के द्वारा चीर फाड़ देता है। प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार ने बाघ को कैसा पशु घोषित किया है? संरक्षित, यानी कि सुरक्षा देना। सरकार ने उसे सुरक्षित कर दिया है, अब कोई भी इसका शिकार नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 6, बाघ परियोजना में कौन से नेशनल पार्क शामिल हैं? अभी अभी हमने इसको इंटरनल क्वेश्चन में भी पढ़ा है, मैंने अभी आपको रीड करके बताया था। जिम कार्बेट, बांधवगढ़, रणथंभौर नेशनल पार्क, इन तीनों को बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 44 पर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, बाघ कैसा पशु है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी? नहीं, मांसाहारी, तो यहाँ मांसाहारी पे टिक का निशान लगाइए। ख, किस सरकारी परियोजना में बाघ को संरक्षण दिया जा रहा है, यानी सुरक्षित किया जा रहा है? बाघ परियोजना, सरकारी परियोजना, वन परियोजना? तो यहाँ बाघ परियोजना, अभी इससे पहले हमने देखा था, तो यहाँ आएगा बाघ परियोजना, टिक का निशान लगाइए। ग, छोटी आयु में बाघ के बच्चे कैसे दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि बिल्ली प्रजाति के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बाघ बिल्ली प्रजाति के अंतर्गत आता है, बड़ा जानवर है, लेकिन जब बाघ के बच्चे छोटे होते हैं तो बिल्कुल बिल्ली के बच्चों के समान लगते हैं। तो यहाँ दिया है बिल्ली जैसे, बंदर जैसे, भेड़िए जैसे, तो सही उत्तर है बिल्ली जैसे। बाघ के बच्चे जब छोटे होते हैं तो बिल्ली के समान नजर आते हैं, बिल्ली के बच्चों के जैसे। 18वीं शताब्दी में एशिया के लगभग कितने भाग में बाघ पाया जाता था? अभी मैंने आपको बताया है, आधे भाग में, 1/4 भाग में, 3/4 भाग में? नहीं, आधे भाग में। तो आपको राइट का निशान लगाना है, आधे भाग में।
अब आप आ जाइए, इसी पेज नंबर पर है, 44 पेज नंबर पे ही प्रश्न नंबर 2 है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, बिल्कुल सही है ये, हाँ। ख, बाघ के शरीर की बनावट और चाल भेड़िए जैसे होती है, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ आएगा नहीं। बाघ कभी कभी हाथियों के झुंड पर भी आक्रमण कर देता है, हाँ। इतने बड़े हाथी और हाथियों का झुंड भी अगर उसके सामने आता है तो बाघ उन पर भी आक्रमण कर देता है, बिल्कुल नहीं घबराता कि इतने बड़े हाथी का शिकार वे कैसे करेगा, वो उन पर भी आक्रमण कर देता है, तो ये सही है। घ, बाघ अपने शिकार पर धीरे से वार कर देता है, नहीं, बिल्कुल तेजी से भागता है और अपने शिकार को इतनी तेजी से झपटता है कि वो तेजी से उसको मार देता है, तो यहाँ आएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो गया आपका नहीं। अब आ जाते हैं बच्चों हम शब्दार्थ पर। नंबर 1 पे है चौकन्ना, यानी कि सावधान होना। नंबर 2 पे है प्रयास, किसी भी काम को करने के लिए जब हम प्रयास करते हैं उसे कहते हैं प्रयास या कोशिश। 3 पे है मांसाहारी, मांस खाने वाला, बाघ जो है मांस खाता है तो वो मांसाहारी जानवर है। नंबर 4 पे है सहायक, यानी कि मददगार। 5 पे संरक्षित, सुरक्षित। 6 पे है प्रतिबंध, यानी कि रोक, सरकार ने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बाघ कौन कौन से जानवरों का शिकार करता है, क्योंकि बाघ को भैंसा, जंगली सूअर, हिरन ये उसके पसंदीदा जानवर हैं, और बाघ जंगली भैंसा, जंगली सूअर, हिरन और हाथियों के झुंड यानी हाथियों का भी शिकार करता है। प्रश्न नंबर 2, बाघ अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करता है, यानी कि उसका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए, उसका जो उसने वो देख लिया है लक्ष्य, उसका जो कर लिया है उस पर क्या करता है। बाघ अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास में लगा रहता है, यानी कि निरंतर लगातार कोशिश करता है। अगर उसे उसका शिकार नजर आ जाता है तो वो बिल्कुल रुकता नहीं है, निरंतर कोशिश करता है, निरंतर प्रयास करता है कि किस तरीके से वह अपने शिकार को पकड़ ले। प्रश्न नंबर 3, भारत में बाघों की संख्या घटने का क्या कारण है। भारत में बाघों की संख्या घटने का प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, मतलब वनों की लगातार, अंधाधुंध का मतलब होता है लगातार कटाई की जा रही है, जगह जगह से वनों को खत्म कर रहे हैं लोग, पेड़ों को काटकर पूरी जगह पेड़ हट जा रहे हैं, तो वहाँ वनों की जो अंधाधुंध है लगातार कटाई हो रही है, वह धन के लालच में यानी कि पैसों के लालच में इनका शिकार हो रहा है, क्योंकि इनके जितने भी नाखून हैं, बाल हैं, खाल है, इसकी तस्करी की जाती है, इसे बाहर भेजा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, सरकार ने बाघों को बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं। उत्तर, सरकार ने बाघों को बचाने के लिए उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह भी हमने समझा था। साथ ही कई वन क्षेत्रों में इसे संरक्षण भी प्रदान किया गया है, और जो भी वन क्षेत्र हैं वहाँ कई योजनाएं बनाकर इन्हें संरक्षण भी प्रदान किया गया है। तो स्टूडेंट, हमने आज पाठ 1 और पाठ 6 का दोहरान किया है। आप इन पाठ के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इसका जो विस्तृत वीडियो गए हुए हैं उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।